नमस्कार, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। चूंकि इसकी स्थापना सीधे संविधान के नियमों के तहत की गई है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह से एक ऑल इंडिया बॉडी है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से लेकर राज्य विधानसभा तक के चुनावों की देखरेख का प्रभारी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत के चुनाव आयोग की सुपरवाइजरी और निर्देशन की जिम्मेदारी है। संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावों के देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने से कोई संबंध नहीं है। इस काम के लिए भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य में एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है। इसके बाद आता है भारत निर्वाचन आयोग की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अब यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। वहीं कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को 5 नाम सुझाती है। चयन समिति इन नामों के सुझावों से बंधी नहीं है और खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हाल ही में 2023 में बदलाव किया गया है। इससे पहले उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। अब जान लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। अब जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है। चुनाव आयोग चुनावों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम नियमों और आदर्श आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का अस्तित्व इस तरह से संगठन की शुरुआत से ही आवश्यक साबित हुआ है। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए है। किसी भी विवाद, अराजकता या दुर्व्यवहार के मामले में वे हस्तक्षेप करने और पक्षों को नियंत्रित करने के लिए बाध्य हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं कि भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां कौन कौन सी हैं।
चुनाव आयोग की शक्तियां भारतीय संविधान की अनुच्छेदों में परिभाषित है। आइए पहले से देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 325 यह कहता है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करना और हटाना भारतीय नागरिकता पर आधारित है। मतदान की आयु से ऊपर के किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग जैसे किसी भी मापदंड के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए या किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके बाद है अनुच्छेद 326। यह कहता है कि निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों पर चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार को परिभाषित करता है। इसके बाद अनुच्छेद 327 यह कहता है कि राष्ट्रीय चुनावों के संचालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग और संसद की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। अब आता है अनुच्छेद 328। यह कहता है कि राज्य स्तरीय चुनावों के संबंध में राज्य विधानसभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। और अंत में अनुच्छेद 329 यह कहता है कि चुनाव से संबंधित मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि उनसे विशेष रूप से अपना विचार देने के लिए ना कहा जाए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां और कार्य क्या क्या होते हैं। भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक शक्तियां और कार्य। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करना, वोटर्स लिस्ट तैयार करना और समय समय पर उसमें सुधार करना तथा सभी एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना, चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करना, चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों के लिए सूचना देना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना, चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। इसके बाद आता है कि चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करना, हर चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करना। इसे पहली बार 1971 में हुए 5वें आम चुनाव के दौरान जारी किया गया था। रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना, धांधली, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति में मतदान रद्द करना, चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुरोध करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी की निगरानी करना। इसके बाद दूसरा है सलाहकार शक्तियां और कार्य। आइए इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति पर चुनाव के दौरान किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है और उसे दोषी ठहराया जाता है, भारत के राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि क्या उसी व्यक्ति को आगामी चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, और यदि ऐसा है तो कितने समय के लिए। ऐसी घटना की स्थिति में निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेते हैं और परिस्थितियों के आधार पर उस सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। और इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद आखिरी में आता है अर्ध न्यायिक शक्तियां और कार्य। आइए इसे भी जान लेते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय के रूप में कार्य करना, चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसके बाद अगला है भारत में पहला चुनाव। देश का पहला चुनाव सन 1951 में हुआ। बता दें कि चुनाव में 489 एमपी सीटों के लिए 1849 उम्मीदवार नामांकित थे। उस वक्त देश की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी तथा केवल 17.3 करोड़ लोग ही मतदान के पात्र थे। प्रारंभ में नागरिकों के लिए मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष थी। अब इसके बाद आता है भारत का चुनाव आयोग।
1990 में टी.एन. शेषन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए नियमों और विनियमों का विस्तृत मसौदा तैयार किया था। वह 10वें चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों का इस्तीफा। चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। अगला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को हटाया जाना। इसमें पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर और क्षेत्रीय आयुक्त यानी रीजनल कमिश्नर को हटाना। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जाता है। इस प्रकार कार्यकाल की सुरक्षा का संरक्षण जो मुख्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध है, अन्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आता है भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और भत्ते। चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त अपनी शक्तियों और अन्य सुविधाओं के मामले में समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है। इस प्रकार यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, तथापि अन्य चुनाव आयुक्तों को भी किसी मामले पर निर्णय लेने में समान अधिकार होता है। आइए अब इसके बाद जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायक मशीनरी कौन कौन है। भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावी प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों वाली एक अच्छी तरह से संरक्षित मशीनरी पर निर्भर करता है। पहला है उपचुनाव आयुक्त यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ये आयुक्त सिविल सेवाओं से चुने जाते हैं और चुनाव आयोग द्वारा कार्यकाल प्रणाली के तहत नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। वहीं तीसरा है जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। इन अधिकारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाती है। कलेक्टर जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। चौथा है रिटर्निंग ऑफिसर। इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला राजस्व अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा की जाती है। और अंत में पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इन अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आता है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, उसे भी देख लेते हैं। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ केस 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। वो इस प्रकार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य चुनाव आयुक्त के समान ही होना चाहिए, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर। और अंत में निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर तक चुनाव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य सभी चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। उम्मीदवार को स्वीकार करने से लेकर परिणाम की घोषणा तक उन्हें नियम और बजट निर्धारित करने के साथ साथ उम्मीदवारों और चुनावों की सीमाओं को भी विनियमित करने का अधिकार होता है। वे चुनाव के दौरान और उससे संबंधित विवादों और अराजकता को निपटाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।